तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 इतिहास के वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको 7 फरवरी को पूछे जाने की संभावना है, और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप इस वर्ष परीक्षा दे रहे हैं। तो देखिए पहला प्रश्न से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। राष्ट्रवाद की भावना से आप क्या समझते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों कि राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है जो लोगों को एक समूह, इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर स्वयं को क्या करती है, एकत्रित करती है, यानी कि एक साथ जोड़ करके रखती है, ठीक ना। चाहे वो लोग भाषा के आधार पर जुड़े हुए हो, या फिर वहाँ की परंपरा रीति रिवाज से जुड़े हुए हो, या फिर एक जाति एक प्रकार की सभ्यता संस्कृति के साथ जुड़े हो, मतलब जहाँ के लोग एक साथ जुड़ के मिलजुल के रह रहे हैं, उसी को हम लोग उसी से क्या बनता है, एक गांव से एक समाज से फिर देश, तो वही है राष्ट्रवाद की भावना, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे कि राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है जो लोगों को एक समूह, इतिहास, भाषा, परंपरा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकत्रित करके रखती है, ठीक ना बच्चों। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि कल्पनादर्श क्या है, ठीक ना। प्रश्न है कि कल्पनादर्श क्या है, तो क्या लिखेंगे इसमें कि एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग क्या है, असंभव है, यानी कि एक ऐसा कल्पना करना जिसका मतलब सत्य होना लगभग नामुमकिन है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कल्पनादर्श कहते हैं। मतलब एक ऐसे सपने के बारे में सोचना जो जीवन में कभी सत्य हो ही नहीं सकता, ठीक ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कल्पनादर्श कहेंगे, ठीक ना बच्चों। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए हम लोग इसलिए भी जल्दी हम लोग बात करेंगे क्योंकि अभी रिवीजन का समय है, तो हम लोग रिवीजन थोड़ा सा फास्ट करते हैं। फिर प्रश्न है कि फ्रेडरिक सोर्यू कौन था, ठीक ना। प्रश्न है कि फ्रेडरिक सोर्यू कौन था, तो क्या लिखेंगे कि फ्रेडरिक सोर्यू एक फ्रांसीसी चित्रकार था जिसने 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा, ठीक ना। फ्रेडरिक सोर्यू अपने 4 चित्रों की श्रृंखला से, आप चैप्टर में भी पहले चैप्टर में आप देखे होंगे कि एक झंडा ले जाता हुआ आपको चेहरा दिखाई देगा, ठीक ना। यानी कि फ्रेडरिक सोर्यू एक फ्रांसीसी चित्रकार था जिसने 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक ऐसी श्रृंखला बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा, जिसके माध्यम से उसने गणतंत्र, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता की एक आदर्श के रूप में क्या किया था, प्रस्तुत किया था, ठीक ना। यानी कि लोगों को जागृत करने के लिए उस समय चित्र मूर्ति ये सब का प्रयोग होना शुरू हो गया था। तो उसी में एक कौन थे, फ्रांस के एक चित्रकार थे फ्रेडरिक सोर्यू, जिन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। उसमें आपका फ्रांस, जापान, अमेरिका ये सब के फोटो से लिया गया था, ठीक ना, कि वो लोग आज़ादी की क्रांति के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। फिर अगला प्रश्न है कि जनमत संग्रह क्या है, ठीक है ना। प्रश्न क्या है कि जनमत संग्रह किसे कहते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों कि एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या फिर अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनमत संग्रह। जैसे कि हम लोग क्लास में भी जब मॉनिटर का चुनाव हो रहा होता है या फिर कोई फैसला लेना होता है तो हम लोग वहाँ पे वोटिंग करते हैं, तो उसी को कहते हैं जनमत संग्रह, ठीक ना, कि भाई कितने लोगों का इस विचार पे राय है। राय जानने के लिए जो हम लोग मीटिंग या फिर जो काम करते हैं उसी को कहते हैं जनमत संग्रह। यानी कि जब लिखेंगे कि एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्तावना को स्वीकार या फिर अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जनमत संग्रह कहते हैं। ये सभी प्रश्न जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये सभी 2 अंक स्तरीय प्रश्न है, ठीक ना, ये आपको 2 अंक के लिए ही पूछा जाएगा। फिर प्रश्न है कि रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। रूढ़िवाद किसे कहते हैं या फिर रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं, क्या लिखेंगे कि ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव की जगह क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, उसे हम लोग कहते हैं रूढ़िवाद कहते हैं। जैसे अभी हम लोग बूढ़ा लोग को देखते हैं, वो लोग क्या करता है कि वो लोग नहीं चाहता है कि समाज इतनी तेज़ी से बदले, ठीक ना। वो लोग चाहते हैं कि हाँ ठीक है बदलाव हो लेकिन धीरे धीरे हो, वो लोग अचानक से बदलाव नहीं चाहते हैं। जैसे अभी हम लोग आप लोग के जैसे युवा लोग चाहते हैं कि भाई, अभी जैसे हम लोग ज़्यादा समझते हैं कि शादी विवाह में हम लोग चाहते हैं कि नहीं यार अभी लव मैरिज को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन बूढ़े लोग क्या चाहते हैं कि नहीं ये सभी क्या है, गलत है। लेकिन आने वाले समय में आप देखिएगा कि यही ज़्यादा चलने लगेगा। तो वो लोग चाहते हैं ठीक है अगर ये सब भी अगर कुछ भी बदलाव हो रहा है तो धीरे धीरे हो, अचानक वो बदलाव नहीं चाहते हैं, ठीक ना। तो जो अचानक बदलाव नहीं चाहते हैं, जो बदलाव तो चाहते हैं परंतु
धीरे धीरे बदलाव चाहते हैं, वो पुरानी परंपराओं और रिवाजों पर ज़्यादा जोर देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग रूढ़िवाद कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। चलिए फिर अगला प्रश्न है आपका कि उदारवाद से आप क्या समझते हैं। उदारवाद से आप क्या समझते हैं, क्या लिखेंगे कि उदारवाद शब्द एक लातीन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ क्या होता है, आज़ाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। उदारवाद एक ऐसी सरकार के पक्ष में था जो सबकी सहमति पर बना हो। उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। तो क्या लिखेंगे कि भैया उदारवाद एक ऐसा शब्द है जो कि एक ऐसी सरकार के पक्ष में था जो सबकी सहमति पर बना हो, और उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का क्या था, पक्षधर था। ठीक है, ऐसे आराम से बैठोगे ना तो नींद लगने लगेगा, कुछ कुछ बोलो ताकि जागल रहोगे। ठीक ना, साथ में बात करते जाओ ताकि जागल रहोगे, नहीं तो पता चलेगा थोड़ा देर में ना आराम से नींद लगेगा। और जैसा गर्मी जैसा धूप है ना, नींद लगना स्वाभाविक चीज़ है। फिर अगला प्रश्न है कि 1815 को वियना संधि के क्या उद्देश्य थे। ठीक ना, प्रश्न क्या है कि 1815 की वियना संधि के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो देखिए लिखेंगे क्या कि 1815 की वियना संधि के निम्नलिखित उद्देश्य। पहले तो हम लोग लिखने का तरीका जैसे आप लोग हिंदी में लिख के आए, सेम टू सेम पॉइंट बना के लिखिएगा, नंबर आएगा। लिखेंगे उन कई सारे बदलाव को खत्म करना जो नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए थे। ठीक ना, इसका संधि का क्या उद्देश्य था, तो बहुत सारे बदलाव चाहते थे जो नेपोलियन युद्ध के दौरान पे हुआ था, और बूर्बो वंश को पुनः सत्ता में बहाल करना था। ठीक ना, क्या था उस संधि का उद्देश्य क्या था, तो फिर से बूर्बो वंश को फिर से सत्ता में बहाल करना था, और फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम करना ताकि भविष्य में फ्रांस फिर से विस्तार न कर सके। ठीक ना, क्या लिखेंगे कि फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम करना ताकि भविष्य में फ्रांस फिर से और ज़्यादा अपने क्षेत्र को नहीं बढ़ा सके। ठीक है, चलो, अरे हाँ ना कुछ तो बोल। चलो अगला सवाल है कि मैजीनी कौन था। ठीक ना, मैजीनी कौन था, मैजीनी के बारे में भी हम लोग बहुत बार बात किए हैं। तो क्या लिखेंगे कि मैजीनी इटली का एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था, जिसका जन्म कब हुआ था, 22 जून 1807 में जेनेवा में हुआ था। वह कार्बोनारी नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का क्या था, सदस्य था, तथा 1831 में उसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक ना, तो हम लोग मैजीनी के बारे में ये लिखेंगे कि मैजीनी इटली का एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था। ठीक ना, पहला लाइन ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे जिसका जन्म कब हुआ था, 22 जून 1807 में जेनेवा में हुआ था। वह कार्बोनारी नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का क्या था बच्चों, सदस्य था, तथा 1831 में उसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना की। आपको जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी, किसने की थी, मैजीनी। ठीक ना, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, मैजीनी ने। ठीक ना, चलिए फिर अगला प्रश्न है आपका कि जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी। ठीक ना, जर्मनी एकीकरण में हम कौन कौन सी बाधा देखते हैं। तो क्या लिखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में अनेक बाधाएं थी। 19वीं शताब्दी में जर्मनी 300 से ज़्यादा टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसे एकीकृत करना एक बहुत बड़ी समस्या थी। सभी छोटे बड़े सम्राट अपने स्वार्थवश अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं थे, और दूसरी ओर वहीं जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन होगा या प्रसा के अधीन, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, और यही कारण था जर्मनी के एकीकरण का। ठीक ना, क्या क्या कारण था, फिर से हम लोग एक बार बात करते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में बहुत सारी बाधाएं थी। ठीक ना, 19वीं शताब्दी में जर्मनी लगभग कितने टुकड़ों में बटा हुआ था, 300 से ज़्यादा टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसको एकीकृत करना बहुत बड़ा समस्या था। जैसे भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, तो उसको एकजुट करने का श्रेय किसको जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए भारत में उनको लौह पुरुष के भी नाम से जाना जाता है। ठीक ना, तो उसी प्रकार से जर्मनी लगभग 300 से ज़्यादा टुकड़ों में बटा हुआ था, तो उसको एक साथ मिलाना कोई आम बात है, आसान है। यहाँ गोतिया में लड़के अलग होता है, सो शादी विवाह तक में भी नहीं आता है क्या, नहीं आता है। तो यहाँ पे तो भाई ये तो अलग अलग राजा महाराजा है, तो कोई मिलना चाहेगा क्या, नहीं। तो सभी छोटे बड़े सम्राट अपने स्वार्थवश अपनी गद्दी छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, और दूसरी ओर वहीं पे जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन होगा या फिर प्रसा के अधीन, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या का
कारण था। चलिए, फिर अगला प्रश्न हम लोग का है कि रूपक से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक ना, प्रश्न क्या पूछा गया है कि रूपक से आप क्या समझते हैं। तब लिखेंगे कि जब किसी अमूर्त विचार जैसे कि स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच आदि को किसी भी व्यक्ति या फिर किसी चीज़ द्वारा इंगित किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूपक कहते हैं। ठीक है ना, मतलब कोई भी चीज़ का एक सिंबल जो होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूपक कहते हैं। जैसे भारत माता का छवि, ठीक ना, भारत की रूपक है। ठीक ना, वहीं जर्मनी में जर्मेनिया का, ठीक ना, तो ये क्या है, नारी रूपक थी। तो वही रूपक का मतलब क्या हो गया कि जब किसी अमूर्त विचार जैसे कि स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच, ये सभी को किसी व्यक्ति या फिर किसी चीज़ द्वारा इंगित किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूपक कहते हैं। चलिए, फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या क्या कारण थे। तब क्या लिखेंगे बच्चों कि सन 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। क्या क्या थे, तो लिखेंगे कि मध्यम वर्ग के शासन का प्रभाव। पहला क्या लिखेंगे बच्चों, मध्यम वर्ग के शासन का प्रभाव। फिर दूसरा, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। फ्रांसीसी क्रांतिकारी का देखो, फ्रांसीसी क्रांति का पहला तो कारण यही हो गया कि भाई मध्यम वर्गों का शासन का प्रभाव। जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्टेट के लोग थे ना, तो तृतीयक स्टेट के लोगों को एकदम वैल्यू नहीं दिया जाता था, है ना। फिर राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव था, समाजवाद का प्रसार, लुई फिलिप्स की नीति, यही सब कारण क्या था 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति की कारण थी। लिखेंगे इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप्स की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। वह लिखेंगे वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में क्या रहा, असमर्थ रहा। ठीक ना, जनता जिस समस्या से जूझ रही थी उस समस्या को सुलझा नहीं पाया, जिसके कारण जनता में असंतोष का भाव जागा और जनता उसके विरुद्ध हो गई। ठीक ना, फिर लिखेंगे कि लुई फिलिप्स के निरंकुशवाद से वहाँ मध्य वर्ग का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। उदारवादी मध्य वर्ग के लोगों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया और फिर वहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति शुरुआत हो गई। ठीक ना, और लोग अपने आज़ादी, अपने स्वतंत्रता के लिए क्या कर दिए, युद्ध छेड़ दिए। ठीक है, देखो इतिहास है तो नींद लगना स्वाभाविक चीज़ है कि नहीं। कभी पढ़े नहीं हो तो सिर्फ आंसर लिखने में नींद तो लगेगा ही का, एकदम कुछ समझ में आता नहीं होगा, आधा ऊपरे ऊपरे जा रहा है बहुत कोई का। क्या कि देखो जब तक कहानी नहीं जान रहे हो तो पता चलेगा कि भैया आंसर क्या लिख रहे हैं, क्या फालतू बकर बकर कर रहा है का। चलो कोई बात नहीं, फिर भी कल परसों परीक्षा है तो थोड़ा सा तो ध्यान देना ही पड़ेगा। लिखेंगे पिकेटिंग क्या है, तो लिखेंगे प्रदर्शन या फिर विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या फिर दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिकेटिंग कहते हैं। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, इसकी कोई एक शर्त बताएं। तब लिखेंगे कि 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते में सरकार ने वचन दिया कि हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक कैदियों को क्या कर देंगे, रिहा कर देंगे। ठीक ना, क्या हुआ था कि 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच में क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था। इस समझौते में यह कहा गया था कि सरकार ने वचन दिया कि हिंसा के आरोप में जितने भी लोग गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक कैदियों को क्या कर देंगे, रिहा कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि वैश्वीकरण क्या है। प्रश्न क्या पूछा गया है, वैश्वीकरण क्या है। तब लिखेंगे कि वैश्वीकरण का अर्थ अपनी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से सामंजस्य स्थापित करना तथा किसी वस्तु, सेवा, विचार, पद्धति, पूंजी, बौद्धिक संपदा अथवा सिद्धांत को विश्वव्यापी करना और विश्व के प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ अप्रतिबंधित आदान प्रदान करना ही क्या है, वैश्वीकरण है। ठीक ना, क्या लिखेंगे कि वैश्वीकरण का अर्थ अपनी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से सामंजस्य स्थापित करना है। ठीक ना, तथा किसी भी वस्तु, सेवा, विचार, पद्धति, पूंजी, बौद्धिक संपदा अथवा सिद्धांत को विश्वव्यापी करना और विश्व के प्रत्येक देश का अन्य देश के साथ अप्रतिबंधित आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। ठीक ना, मतलब दूसरे देश के साथ सामानों का आदान प्रदान करना। ठीक ना, यानी कि लेन देन करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, समझ में कुछ आ रहा है, झूठ बोल रहा है,
सच में झूठ बोल रहे हैं? अगला प्रश्न, G77 से क्या तात्पर्य है? ठीक ना, G77 या फिर G77 जो भी आप सुनते होंगे, G77 से क्या तात्पर्य? तो क्या लिखेंगे कि 50 और 60 के दशक में विकासशील देशों को पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अपना एक नया समूह बनाया जो किसके नाम से जाना गया? G77 के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक ना, देखो 50 और 60 के दशक में विकासशील देशों को पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति से कोई भी लाभ नहीं मिला और इसलिए उन्होंने अपना एक नया समूह बनाया जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? G77 से। चलो अगला प्रश्न देखिए। अगला आपका वीटो का क्या अर्थ है? ठीक है ना, प्रश्न क्या पूछा गया? वीटो का क्या अर्थ है? तब क्या लिखेंगे कि निषेधाधिकार। इसका वह मतलब है कि अगर किसी प्रस्ताव के पक्ष में सभी देश एकमत हो पर एक देश प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हो तो वह एक देश अपने शक्ति का इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव को क्या कर सकता है? खारिज कर सकता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वीटो पावर। जैसे अभी आप लोग अगर मान ले 10 जन है, 10 जन अगर मान ले 9 जन जो है वो 9 जन कोई कहीं जाने का प्लानिंग बना लिया, ठीक ना, और एक जन को मन नहीं था तो एक जन अपनी ताकत का प्रयोग करके पूरे सभा को क्या कर देगा? भंग कर देगा। ठीक ना, यानी कि पूरा जाने का प्लानिंग को चौपट कर देगा। ठीक ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वीटो पावर। ठीक ना, वीटो पावर कि भैया उसके पास ताकत तो है कि नहीं? हाँ, चलो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि अफ्रीकी मजदूरों को प्रशिक्षित करने तथा कब्जे में रखने के लिए यूरोपीय मालिकों द्वारा क्या तरीके अपनाए जाते थे? ठीक ना, जो अफ्रीकी मजदूर थे उन्हें बागानों में काम करने मजबूरन काम करने के लिए क्या क्या तरीका अपनाया जाता था? तब क्या लिखेंगे कि अफ्रीकी मजदूरों को अपने कब्जे में रखने के लिए यूरोपीय मालिकों द्वारा उन पर भारी भरकम टैक्स लगाए जाते थे ताकि अफ्रीकी लोग उसे चुकाने के लिए बागानों तथा कामों में काम करने के लिए क्या हो जाए? मजबूर हो सके। ठीक ना, उन पर बहुत ज़्यादा जो भी उनको लोन देते थे ना, ऋण देते थे तो उसमें टैक्स बहुत ज़्यादा लगाते थे। अब इतना ज़्यादा टैक्स लगाते थे कि भैया अब तुम ना तो टैक्स चुका पाओगे ना ही तुम उसका काम छोड़ पाओगे, तुमको वहाँ पे काम करने जाना क्या हो जाएगा? मजबूरी हो जाएगा। ठीक ना, मजबूरी हो जाएगा। फिर देखिए, काश्तकारी किसानों को उनके ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए। अब परिवार के किसी एक सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी ताकि अन्य सदस्य को श्रम बाजार में क्या हो जाएगा? धकेला जाएगा। यानी कि अब कहा गया कि भैया बाप का ज़मीन में सबका अधिकार नहीं रहेगा। ठीक ना, अब बाप का ज़मीन में सबका अधिकार नहीं रह गया। अब बाप एक बाप का अगर 4 गो बेटा है तो चारों में से संपत्ति कितना लोग को मिलेगा? सिर्फ एगो को। बाकी लोग 3 को क्या हो गया? बेघर हो गया। तो अब बेघर हो जाएगा तो फिर उसको कहीं ना कहीं काम करने के लिए जाना पड़ेगा। ठीक ना, तो उसके चलते भी वो लोग को मजबूर किया जाता था। फिर देखो, खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया जाता था, बंद कर दिया गया और उनके स्वतंत्र घूमने फिरने पर भी क्या लगा दी गई? पाबंदी लगा दी गई। ठीक ना, तो फिर हम लोग यहाँ पे टोटल लगभग 20 प्रश्न देखे। ठीक ना, और 20 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो फिर मिलेगा हम लोग नए वीडियो में, इसी तरह से हम लोग शॉर्ट में हम लोग बात करते हुए फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।